हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने ओवर किया था ईसीजी। आज स्टार्ट करते हैं अपन कुछ बेसिक टर्म से। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम से। सबसे पहले आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके दो तीन और भी नाम है। तो आता है पल्स वॉल्यूम या फिर सिस्टोलिक डिस्चार्ज। ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके दो नाम है, पल्स वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक डिस्चार्ज। तो इसको देखते हैं अपन क्या होता है। ये मान लेते हैं ये हार्ट है। तो हार्ट के अंदर एक बीट के अंदर इन वन बीट discharge of blood from ventricle। यानी कि एक बीट के अंदर एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर आएगा, उसी का वॉल्यूम जो होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर पल्स वॉल्यूम या फिर सिस्टोलिक डिस्चार्ज। पल्स वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक पल्स जो होती है वो एक बीट के इक्वल ही होती है। पल्स का मीन बीट भी होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है पल्स वॉल्यूम। तो एक पल्स के अंदर जो भी एक बीट होगी उसके अंदर जितना ब्लड एक वेंट्रिकल से बाहर आएगा फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, फ्रॉम वन वेंट्रिकल, फ्रॉम ईच वेंट्रिकल लिख देते हैं इसको। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन वन बीट और इन वन पल्स, वही होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सिस्टोलिक डिस्चार्ज इसलिए बोला जाता है इसको, ये सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन होना, किसी भी चीज में कॉन्ट्रैक्ट होना कोई भी चीज। यानी कि जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे ब्लड बाहर आएगा, स्क्वीज आउट होगा। सो ये इसको नाम दिए जाते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, पल्स वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक डिस्चार्ज। तीनों एक ही चीज होते हैं। पल्स का मतलब होती है बीट, यानी कि एक बीट के अंदर एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर आया वही होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, पल्स वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है बाहर आना, यानी कि एक सिस्टोल के अंदर कितना ब्लड आया, सिस्टोल किसका, वेंट्रिकल्स का, यही होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको एक मेथड और भी लिखा जाता है, यानी कि इसको लिखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसका मतलब समझना आप, यानी कि जब वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल हुआ, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के अंदर ब्लड भरा जाएगा। यानी कि वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल की कंडीशन आई, उसके अंदर ब्लड भरा गया। उस टाइम अपन मान लेते हैं ब्लड की एक्स अमाउंट थी, ये अमाउंट थी एक्स। उसके बाद वेंट्रिकल के अंदर हुआ सिस्टोल और वेंट्रिकल हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड आ गया बाहर। तो जो सिस्टोल के बाद का जो वॉल्यूम इसके अंदर बच गया वो मान लेते अपन वाई। उन दोनों का अपन अगर डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम आएगा वो आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि पहले डायस्टोल की कंडीशन थी, यानी रिलैक्सेशन की कंडीशन थी, उस टाइम पे जितना डायस्टोल के बाद जो ब्लड आया इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर, उसको अपन मान लेते हैं एक्स। और सिस्टोल हुआ वेंट्रिकल में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड बाहर चला गया, उसके बाद जो ब्लड इसके अंदर बच गया उस कंडीशन को मान लेते हैं अपन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड मतलब बाद में, डायस्टोल के बाद, सिस्टोल के बाद इन द वेंट्रिकल। इन दोनों को अपन डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो बची वॉल्यूम आती है वही स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। तो ये दो मेथड होते हैं इसके, एक तो वन बीट में या फिर वन पल्स में जो ब्लड का वॉल्यूम बाहर चला गया, या फिर एडीवी माइनस ईएसवी, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है एडीवी डिडक्ट ईएसवी। ये मेथड है इसके। इसी के बेस पे निकालते हैं अपन एक और टर्म है, आपने सुनी होगी बहुत बार, कार्डियक आउटपुट।
कार्डियक आउटपुट। बहुत बेसिक टर्म है दोनों, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपने देखा था कि एक बीट के अंदर एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर आया वही वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। और जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन 1 मिनट और इन 60 सेकेंड्स। तो अपन जानते हैं 60 सेकंड में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, 72 बार धड़कते हैं। तो उसके अंदर जितना जितना ब्लड बाहर आएगा वेंट्रिकल से उसको अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर या फिर 72 बीट के अंदर जितना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर आएगा, ईच वेंट्रिकल से बोलेंगे अपन, या तो अपन राइट वेंट्रिकल को ले लें या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को ले लें, किसी भी एक को लेके अपन ने कैलकुलेट करना है। तो जो भी अगर लेफ्ट से लें मान लें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर निकला 1 मिनट के अंदर वही होता है कार्डियक आउटपुट। उसका फॉर्मूला भी होता है वो देख लें आप एक बार कार्डियक आउटपुट का। कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय पल्स रेट। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया एक बीट का, 1 पल्स का, और जितनी पल्स होती हैं ये अपन जानते हैं कि भाई 72 होती हैं 72 टाइम्स इन 1 मिनट। सही हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम अपने को पता होता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते पल्स रेट से, पल्स रेट अपने को पता है 72 टाइम, और एक बीट का अपने को वॉल्यूम अगर पता है तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे अपन तो जो आएगा वो आएगा कार्डियक आउटपुट। ये दो टर्म्स इसके अंदर, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। लीटर पर मिनट होती है इसकी यूनिट, ये आप याद में रखें, लीटर पर मिनट। इतना लीटर आया इतने मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर इतना लीटर ब्लड बाहर आया। नॉर्मली वुमेन्स के अंदर होते हैं 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट, याद रखें हम। डायरेक्टली 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड बाहर आएगा ईच वेंट्रिकल से, हर वेंट्रिकल से। उसके बाद एक टर्म आती है फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी फ्लूइड के फ्लो होने की जो रेट होती है उसको बोलते हैं अपन फ्लूइड फ्लो। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड। यहाँ अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ब्लड के फ्लो होने की रेट पढ़ लेंगे। यानी कि जिस भी फ्लूइड के जो फ्लो होने की रेट होगी उसको बोलेंगे अपन फ्लूइड फ्लो। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से पहले देख लीजिए, इसकी यूनिट होती है इसकी ml पर सेकंड में। ये अपन मानते हैं कि इतना ml इतने सेकंड के अंदर फ्लो होगा। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो इसका आता है वो आता है डेल्टा P अपॉन R। इसको समझते हैं एक बार। मान लेते हैं ये कोई ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है इधर से इधर, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड ब्लड फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अपन x मान लेते हैं, प्रेशर रेट इधर अपन मान लेते हैं y। तो इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस, यानी कि बिगिनिंग का प्रेशर एंड टर्मिनेशन का प्रेशर, बिगिनिंग का प्रेशर माइनस टर्मिनेशन का प्रेशर, और डिवाइड में जो भी रेजिस्टेंट इसके अंदर आएगा, जो भी प्रतिरोध इसके अंदर आएगा, रुकावट जो भी आएगी इसके अंदर, उसको अगर अपन डिवाइड कर दें तो जो वॉल्यूम आएगा या फिर जो भी अमाउंट आएगी वही होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो इसको अपन निकालते हैं, प्रेशर डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसको अपन लिख लें एक बार, x माइनस वाई अपॉन आर।
या मान लेते रेजिस्टेंस R है, यानी भी किसी भी वेसल्स के अंदर बिगिनिंग का प्रेशर एंड टर्मिनेशन का प्रेशर दोनों को डिडक्ट कर दें आपस में, या उन दोनों का डिफरेंस ले लें और डिवाइड कर दें उस वेसल के अंदर आने वाले रेजिस्टेंस से, तो जो अमाउंट लास्ट में बचेगी वही होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। तो ये है इसके अंदर पॉइंट। उसके बाद अपन देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आप जानते हैं जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है, ब्लड जो प्रेशर लगाता है उनकी वॉल के ऊपर, वहां से जब कोई भी पर्टिकुलर अपन मान लेते हैं ब्लड वेसल है, मान लेते हैं यही को ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसकी वॉल के ऊपर जो ब्लड प्रेशर लगाएगा वही होता है ब्लड प्रेशर। यानी भी किसी भी ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर ब्लड जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा उसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर। इसके बारे में एक पॉइंट है कि स्टीफन हेल्स ने डिस्कवरी की थी इसकी, बीपी की, इसी को अपन बीपी बोलते हैं शॉर्ट में, ब्लड प्रेशर डिस्कवरी। सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने डिस्कवरी की थी प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो भी प्रेशर लगता है वही होता है ब्लड प्रेशर। इसकी जो यूनिट होती है mm Hg, ये इसकी यूनिट होती है। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 122, 80, 70, 70, 80 mmHg, ये इसकी यूनिट होती है। 120 जो वैल्यू होती है उसकी सिस्टोलिक वैल्यू आएगी, इसको अपन देखते हैं एक बार। और जो 70 और 80 जो आएगी इसकी डायस्टोलिक वैल्यू आएगी, डायस्टोलिक वैल्यू। इसका मतलब ये है, यानी कि मान लेते हैं कोई भी ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और हार्ट उस टाइम पे, यानी कि वेंट्रिकल जो है हार्ट के, ये मैं हार्ट बना देता हूँ एक बार इधर, मान लेते हैं वेंट्रिकल है, ये था सिस्टोल की कंडीशन में। अब सिस्टोल होगा तो आएगा कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन अगर हुआ इसके अंदर तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो इससे निकला ब्लड बाहर, ब्लड आउट। ब्लड बाहर निकला तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा वॉल्स के ऊपर, इसलिए सिस्टोलिक जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। यानी कि ब्लड प्रेशर अपन लिखते हैं उसके अंदर पहली वैल्यू जो होती है वो सिस्टोलिक वैल्यू को दिखाती है, एंड जो सेकंड वैल्यू होती है वो दिखाती है डायस्टोलिक वैल्यू को। तो 120 हो गया सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड बाहर आएगा, यानी कि सिस्टोल होगा, प्रेशर ज्यादा रहता है कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड आउट, एंड दिस इंडिकेट्स टू सिस्टोलिक वैल्यू ऑफ दैट ब्लड। और जो 70 या 80, 70 और 80 जो वैल्यू है वो दिखाती है डायस्टोलिक वैल्यू को, यानी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के अंदर होंगे, इसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होगा एट्रियम से, उस टाइम पे जो भी प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगेगा वही होगा सिस्टोलिक वैल्यू। और ये दिखाती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कम आएगी एज कंपेयर टू सिस्टोलिक वैल्यू, क्योंकि डायस्टोल के अंदर प्रेशर कम रहता है ब्लड का और सिस्टोल के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि सिस्टोल के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल के अंदर होता है रिलैक्सेशन, इसलिए। अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स के अंदर हो गया एक तो कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस,
इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, और एक आता है इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वैस्कुलर सिस्टम। ये 4 पॉइंट है मेनली जो कि ब्लड प्रेशर की रेट को अफेक्ट करते हैं। कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वैस्कुलर सिस्टम। अब अपन देखते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, अपने को पता है, तो जो रेट होगी वो भी ज्यादा होगी, यानी कि वेसल्स की वॉल के ऊपर लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो ये ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि तो सीधा सा कंसेप्ट है। अगर वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड ज्यादा हुआ, उसकी रेट ज्यादा हुई, तो लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसलिए बीपी भी ज्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। ये आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी, अब मान लेते हैं विस्कोसिटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही अपने आप में। अगर ब्लड ज्यादा गाढ़ा हुआ, फ्लो होने में ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर वो ढंग से फ्लो नहीं हुआ, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। इसलिए अगर टीपीआर ज्यादा हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगेन एक पॉइंट है इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी होती है। इसको समझिए एक बार आप पहले। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। अब अगर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाए, तो वो हो जाएंगी स्टिफ या फिर रिजिड हो जाएंगी। तो अगर अब उनमें से ब्लड फ्लो होगा ज्यादा रेट पे, तो वो उतना स्मूथली इसको फ्लो नहीं होने देंगी। मान लेते हैं ब्लड वेसल है, ये स्टिफ है अपने आप में, या फिर ये कड़ी है, मजबूत है, तो ये अपोज करेगी इसका फ्लो होने का, तो ये भी अपने आप में प्रेशर अप्लाई करेगी इसकी वॉल्स के ऊपर। अगर ये इलास्टिक होती, इलास्टिक ज्यादा होती, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती, ब्लड का फ्लो ज्यादा होता, तो जो भी प्रेशर अप्लाई होता उस हिसाब से ये और डायलेट हो जाती, उसका डायमीटर ज्यादा हो जाता। लेकिन अब ये कम इलास्टिक है, तो उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर इलास्टिसिटी कम होती है, तो लगने वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। यही पॉइंट है इसके अंदर। अगेन पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वैस्कुलर सिस्टम। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीपी के, ब्लड प्रेशर के। अगर बॉडी के अंदर फ्लो होने वाला ब्लड ज्यादा है, या फिर हार्ट से निकलने वाला ब्लड ज्यादा है, ओवरऑल बॉडी के अंदर ब्लड ज्यादा है नॉर्मल रेट से, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर नॉर्मल रेट से वैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम होता है, उस रेट से अगर ब्लड कम है, तो वो ब्लड प्रेशर को घटाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर, फटाफट देख लेते हैं इनको। कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वैस्कुलर सिस्टम। तो आज इतने रखते हैं। अगले लेक्चर में अपन हार्ट के जो भी काम करने की मैकेनिज्म, उसका कंट्रोल देखेंगे, नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है उसको। सो थैंक यू सो मच।